हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रह गया हमारे पास? बैंकिंग एंड फाइनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। उनका एग्जाम है 24 नवंबर को, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स भी इसको ध्यान में दें, खास करके जो पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर सुनना है और बहुत ही ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रिसीव्ड ए लोन? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया गया है 4000 करोड़ रुपए का एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ताकि वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना सके? और ये स्टेट है हमारे पास महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4। ये 4000 करोड़ रुपए का लोन है, 12 जिलों को दिया गया है, जैसे कि बांद्रा है, अम्बेरनट है, नासिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, या फिर अमरावती है, रत्नागिरी है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को ये पैसे जो है वो मिलेंगे। और इसके रिगार्ड में जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने स्पेशल मीटिंग की है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और साथ ही साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ताकि इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में वो मेडिकल कॉलेज खोले जा सकें जो कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगस्त 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, मतलब कुछ फाइन लगाया है 8 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कई इनकम रिकॉग्नाइजेशन या और कई पैमानों के ऊपर वो खरे नहीं उतरे। और ये पेनल्टी एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक, उसके ऊपर कितनी लगाई गई है? तो आप 8 के 8 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पेनल्टी याद नहीं रखोगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉय कोऑपरेटिव लिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
लेकिन सबसे ज्यादा पेनल्टी लगाई गई है विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, जो कि 55 लाख रुपए की है, 55 लाख रुपए की। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच इज द ओनली एनबीएफसी, एक ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि अपनी मनी ट्रांसफर सर्विसेज नेपाल को प्रोवाइड करेगी इंडिया से, किसके साथ पार्टनरशिप करके, आईएमई इंडिया के साथ। तो ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है मुथूट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड। तो याद रखना है, मुथूट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आईएमई इंडिया के साथ टाई अप किया है, जिसको पुराने तौर पे आईएमई फॉरेक्स इंडिया भी कहा जाता था, ताकि वो रेमिटेंस सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सके इंडो नेपाल कॉरिडोर के अंदर। और मुथूट फाइनेंस जो है वो ओनली एनबीएफसी, ओनली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो मनी ट्रांसफर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इंडिया से नेपाल में। और इस न्यू पार्टनरशिप के तहत आईएमई इंडिया के साथ टाई अप करने के बाद मुथूट फाइनेंस जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे नेपाल के लोगों को प्रोवाइड करेगी जो कि इंडिया के अंदर रह रहे हैं। मतलब मुथूट फाइनेंस का यूज करके वो सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज प्रोवाइड करती हैं वो ले सकती हैं। इससे पहले एक बैंक था जो कि आप कह सकते हो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए टाई अप किया था आईएमई बैंक के साथ, और वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आईएमई बैंक के साथ टाई अप किया था जो कि नेपाल का है, ताकि इंडो नेपाल रेमिटेंस सर्विस जो है वो जारी की जा सके। अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी आ चुकी है मुथूट फाइनेंस। तो नेपाल के लोग जो इंडिया में रह रहे हैं वो मुथूट फाइनेंस का यूज करके पैसे को उधर इधर बेच सकते हैं। लेकिन ये एनबीएफसी है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहीं ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी एक कमेटी को रीस्ट्रक्चर किया है, मतलब उसको दोबारा से गठित किया है, और ये कमेटी साइबर सिक्योरिटी को लेके है। पहले इस कमेटी के अंदर 4 मेंबर होते थे, अब इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर हो चुके हैं। इस कमेटी को कौन लीड करेगा? इस कमेटी को लीड करेंगे नवीन कुमार सिंह। तो याद रखना है, साइबर सिक्योरिटी के लिए नवीन कुमार सिंह जी को चेयरमैन लगाया गया है, लेकिन 4 मेंबर की जगह अब कितने मेंबर कर दिए हैं? 6 मेंबर कर दिए हैं। तो मुख्य उद्देश्य इस कमेटी का यही है कि ऐसे मेजर्स बताने, ऐसे मापदंड बताने जिससे कैपिटल मार्केट को हम साइबर सिक्योरिटी या अब साइबर थ्रेट से बचा सकें और मैक्सिमम साइबर सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। और इस कमेटी के अंदर ध्यान रखना, अब 6 मेंबर जो हैं वो हो चुके हैं। और नवीन कुमार सिंह जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नवीन कुमार सिंह का नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उस पेमेंट सर्विस कंपनी का नाम बताना है जिसने इंडस्ट्रीज फर्स्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किया है, और उसका नाम भी रख दिया है इन्होंने कैशबैक एसबीआई कार्ड। कैशबैक एसबीआई कार्ड, तो इसका मतलब क्लियर है कि किसने लॉन्च किया है? ये एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कैशबैक क्रेडिट कार्ड है इंडिया के अंदर, जो कि ऑनलाइन स्पेंडिंग को बढ़ाएगा। मतलब ऑनलाइन जो है वो आप ज़्यादा परचेज करोगे, क्योंकि इसमें आपको हर परचेज के ऊपर एक बहुत ही अच्छा खासा कैशबैक जो है वो वापस आने वाला है। और ये बहुत ही सिंपल, सीमलेस और अलग से डिजिटल साइन अप प्रोसेस है। मतलब इसको आप ऑनलाइन ही इस कार्ड को अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा एसबीआई कार्ड स्प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर, एसबीआई कार्ड स्प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर, तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली सब तरह के शहरों के लिए ओपन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनीज हैं जिसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है और जापान के जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के साथ टाई अप किया है, ताकि रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो अब देख सकते हो इसमें हमारे पास कई ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन है, एक स्नैपडील है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 और 2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड, जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसने टाई अप किया है स्नैपडील के साथ और साथ ही साथ एनपीसीआई के साथ और जापान का जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी के साथ, ताकि वो एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सके जिसका नाम क्या होगा? स्नैपडील, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेसीबी, रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड। अब देखो, अगर रुपे है तो किसके साथ टाई अप करना होगा? एनपीसीआई के साथ। जेसीबी कर चुके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो चुका है, स्नैपडील के साथ हो चुका है। तो स्नैपडील का ये क्रेडिट कार्ड, जो कि को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड है, अगर यूजर्स इसको यूज करेंगे तो 5% कैशबैक मिलेगा। मतलब 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 100 रुपए यूज करने के बाद, अगर आप स्नैपडील ऐप से या उनकी वेबसाइट से कुछ खरीदते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको याद रखना है।
कौन सा बैंक रिसेंटली पार्टनरशिप करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सोल्यूशन जो है वो इंडिया के अंदर अच्छे कर सकें, सप्लाई चेन को जो है वो फाइनेंस किया जा सके। और ये हमारे पास है इंडसइंड बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इंडसइंड बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है और एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम जो है वो चलाया है, जिसके अंदर $70 मिलियन जो हैं वो स्पेशली किसके अंदर लगाए जाएंगे? सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के अंदर इसको लगाया जाएगा। मतलब सप्लाई चेन के अंदर फाइनेंस किया जाएगा $70 मिलियन और इसकी पार्शियल गारंटी कौन देगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने ये इनिशिएट किया है स्पेशली ताकि नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर सकें इस सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के अंदर। तो इस कोलैबोरेशन के अंदर इंडसइंड बैंक का मेन मकसद यही है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पोर्टफोलियो को और अच्छा किया जा सके, उन तक पहुंचा जा सके, उनको और फाइनेंस दिया जा सके ताकि कोई भी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम ना आए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटलाइज करेंगे। लेकिन अभी ये डेमो बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कहाँ पे, कौन सी 2 स्टेट्स इसके लिए चुनी गई हैं जिसमें ये डिजिटलाइज किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये 2 स्टेट्स हमारे पास कौन सी हैं? मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 और 3। तो ये प्रोजेक्ट स्पेशली डेवलप किया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की तरफ से, जो कि एसोसिएशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो सितंबर 2022 में इन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, कुछ तमिलनाडु के सिलेक्ट किए ताकि 2 बैंक इसके ऊपर अपना काम कर सकें, एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक फेडरल बैंक। और दोनों के दोनों बैंक जो है ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चलाएंगे? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इसी प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर ये मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की और डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके ये पूरे इंडिया में क्या कर दिया जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटल वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जितने भी लेंडर्स हैं, मतलब जो पैसे देते हैं या कोई भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, चाहे वो बैंक है, ताकि डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस के ऊपर जो पैसे ले रहे हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। तो आरबीआई ने कहा है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो इन गाइडलाइंस को, जो भी डिजिटल लोन के लिए दी गई हैं या नए लोन्स जो हैं वो इसमें लिए जाएंगे, तो उनके लिए गाइडलाइंस कब अप्लाई होंगी? तो ये गाइडलाइंस अप्लाई होंगी 30 नवंबर 2022 से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, जितने भी लेंडर्स हैं जो भी पैसे दे रहे हैं या रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, बैंक्स हैं चाहे वो, ताकि जो इनका डाटा है जो लैंडिंग एप्लीकेशंस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं वो सिक्योर रहे। तो इसलिए वो मिसयूज ना किया जा सके, तो इसलिए इनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्पेशली दी गई हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 30 नवंबर 2022 से। और स्पेशली कहा गया है कि जो डिजिटल लोन्स ले रहे हैं या फ्रेश लोन्स जो हैं वो अभी लेंगे, तो उनके लिए गाइडलाइंस जो है वो क्या होंगी? अप्लाई होंगी। और ये नई गाइडलाइंस जो है वो बेसिकली जारी की गई थी 2 सितंबर 2022 को। लेकिन अब उसके बाद जो है वो इन्होंने कह दिया है कि अब ये 30 नवंबर 2022 से इंप्लीमेंट की जाएगी, ताकि उनका डाटा जो भी लैंडिंग एप्लीकेशंस के ऊपर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उनका डाटा जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कहा है कि वो पेमेंट एप्स के ऊपर जो है वो चार्ज नहीं ले सकती कंपनीज जो कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम पेमेंट का यूज कर रही हैं? क्योंकि रिसेंटली आपको शायद पता होगा कि जो 1 रुपए का चार्ज जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया था पेटीएम ने, अगर आप पेटीएम के ऊपर कोई बिल पेमेंट करते हो। तो इसलिए एनपीसीआई ने स्पेशली, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्पेशली गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले सकते जो भी भारत बिल पेमेंट सिस्टम पेमेंट का यूज कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी राहत है कस्टमर्स के लिए कि आप कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे अपना बिल पेमेंट करने के लिए, क्योंकि पहले तो आप नहीं देते थे, लेकिन रिसेंटली कई कंपनीज ने, जैसे कि पेटीएम है, उसने 1 रुपया लगा दिया था और भी कई ने 1-1 रुपया करके जो फीस चार्ज करनी स्टार्ट कर दी थी। तो अब ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई एनपीसीआई की तरफ से कि अगर भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ऊपर आप हो और आप 1 भी रुपया जो है वो किसी से एज ए पेमेंट चार्जेस जो है वो नहीं ले सकते या कोई फीस जो है वो नहीं ले सकते। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट यूपीआई जो इंटरफेस है इंडिया का, वो कौन सा है? फोन पे है। और एनपीसीआई के इस डायरेक्टिव के बाद पेमेंट प्लेटफॉर्म फीस जो है वो अलग अलग कंपनीज ने हटा दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स या कंपनी हैज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट फेज? कौन सा बैंक और कंपनी जो है वो टेस्ट फेज के लिए बुलाया गया है? और वो टेस्ट फेज किसका है? ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी का। और थीम क्या है? रिटेल पेमेंट, जो कि फर्स्ट कोहर्ट था इनोवेशन का आरबीआई का,
और ये आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर टेस्ट किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीआई हमेशा कोई ना कोई थीम देता है जिसके बेसिस पे हम उसकी टेस्टिंग करते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक ऐसी छोटी सी मार्केट होती है जो कि एक डमी मार्केट होती है, जिसमें इस प्रोडक्ट को आप चला के देख सकते हो कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसका टेस्ट फिर चल रहा है और रिटेल पेमेंट जो है वो फर्स्ट कोहर्ट का थीम था और ऑन टैप एप्लीकेशन के बेसिस पे जो है वो अब इसकी टेस्टिंग होगी। एक तो बैंक है इसमें एचडीएफसी, एक कंपनी है प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा? बोथ 2 and 3। तो एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया गया स्पेशली कि वो ऑफलाइन पेमेंट का टेस्ट कर सके, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट का जो टेस्ट है वो कर सके, क्योंकि थीम क्या है? रिटेल पेमेंट्स। और दूसरा जो हमारे पास प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया लिमिटेड है, ये की सॉल्यूशंस फॉर बैंकिंग के लिए जो है वो अपना टेस्ट करेगी, जो बैंकिंग के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे। और ये ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी जो थीम है रिटेल पेमेंट्स का, ये आरबीआई ने 2021 में लॉन्च किया था। अब इसकी टेस्टिंग जो बेसिकली चल रही है। अभी तो आरबीआई ने फिफ्थ कोहर्ट मतलब फिफ्थ थीम भी जो है वो जारी कर दिया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर, और वो है न्यूट्रल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में इंश्योरेंस ombudsman ने कितनी कंप्लेंट्स को डिस्पोज किया है? अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, कितने परसेंट इंश्योरेंस कंप्लेंट्स को डिस्पोज किया है अगर इंश्योरेंस फर्म्स के अगेंस्ट हम देखें 2021-22 के अंदर पूरे इंडिया में? तो टोटल 32% ज़्यादा कंप्लेंट्स को जो डिस्पोज ऑफ किया है। टोटल 40,527 कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ किया है इंश्योरेंस फर्म्स के अगेंस्ट 2021-22 में। क्योंकि अगर आप पिछले साल देखोगे, लाइक 2021 का डाटा देखोगे, तो कंप्लेंट्स थी 30,596। तो आप कह सकते हो 32% अधिक कंप्लेंट्स को इन्होंने क्या किया है? सॉल्व किया है। और इन कंप्लेंट्स के टोटल अगर देखें तो दिल्ली ऑफिस है, उसने केवल लगभग 4,000 कंप्लेंट्स को सॉल्व किया 2021-22 में। मतलब लगभग 9% के आसपास जो है वो कंप्लेंट्स को केवल दिल्ली ऑफिस ने ही सॉल्व किया है। तो आपने याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, राइट से याद रखना है। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने रिसेंटली रेनबो सेविंग अकाउंट जो है वो स्टार्ट किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए? तो तीसरे जेंडर के लिए रेनबो सेविंग अकाउंट जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया है। और कौन सा बैंक है? ईएससीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो रेनबो सेविंग अकाउंट स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ताकि ट्रांस फ्रेंडली एक ऐसा कल्चर तैयार कर सकें जिसमें कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली ना हो। स्पेशली इसका लोगो जो है वो क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और रेनबो सेविंग अकाउंट के अंदर जो है वो कई फीचर्स हैं, जिसमें इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिलता है, इसमें कई डेबिट कार्ड बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, और साथ ही साथ कई तरह के कैशबैक प्रोवाइड्स जो हैं वो इसमें किए जाएंगे। तो रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये ईएससीएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जारी किया। उस बैंक का नाम बताना है जिसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन किया है, मतलब ओएनडीसी नेटवर्क को ज्वाइन किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनिशिएटिव है। और ये बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन किया है, ताकि नेटवर्क के अंदर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर जो है वो अपना हिस्सा ले सकें। तो बैंक जो है वो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसमें बायर्स जो होंगे, मतलब जो खरीददार होंगे, वो अपने सेलर्स को ओएनडीसी नेटवर्क पे देख सकते हैं। तो अपने सेलर्स के बारे में जान सकते हैं, जो भी उनको सामान बेच रहा है ओएनडीसी नेटवर्क के थ्रू, तो वहां पे उसको देख सकते हैं। तो बैंक ने अब नए छोटे छोटे मर्चेंट्स जो हैं वो अपनी ऐप के साथ जोड़ने स्टार्ट कर दिए, मतलब ओएनडीसी नेटवर्क के साथ जोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि वो अगर ओएनडीसी के अंदर रजिस्टर होंगे तो अपना सामान जो है वो यहाँ से बेच सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक रिसेंटली ऐसा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है जो कि नए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम के अंदर जाएगा? और वो है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क या टिन 2.0, जो कि एक ई फाइलिंग सिस्टम है टैक्स नेटवर्क का, या आप कह सकते हो टैक्स डिपार्टमेंट का। और ये बैंक है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा 4। तो याद रखना, ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इस न्यू डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम के साथ जाएगा, जिसको हम कहते हैं टिन 2.0। तो टिन 2.0 एक ई फाइलिंग ऑफिशियल पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और टिन 2.0 पोर्टल जो है वो डेवलप किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को आगे लेके जा सकें। और इस पोर्टल के अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं
वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी सर्विसेज ले सकते हैं, इवन अपनी टैक्स पेमेंट भी जो है वो यहीं से कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं नए प्लेटफॉर्म को। उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है ताकि वो अपनी हेल्थ गेन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें। तो पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करोगे तो ऑनलाइन ही लोग जो है वो उसको खरीद सकते हैं। और यह है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड पॉपुलर प्रोडक्ट है पॉलिसी बाजार के ऊपर। तो इसके साथ टाई अप हुआ है ताकि ऑनलाइन लोग जो है वो इसको खरीद सकें। तो पॉलिसी वैसे तो लॉन्च कर दी गई थी मई 2022 में, ताकि लोग अपनी मर्जी से जो है वो अपनी हेल्थ को पर्सनलाइज कर सकें, अपनी हेल्थ पॉलिसी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको क्या कर सकें, चेंज कर सकें। तो रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी जो है वो 3 डिफरेंट प्लान्स में अवेलेबल है, प्लस, पावर और प्राइम। और इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो हर कस्टमर के लिए जो है ये एप्लीकेबल है, वो आप पॉलिसी बाजार पे जाके खरीद सकते हैं। तो सिंपल याद रखना है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया है। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने किसान सफलता कार्ड जो है वो लॉन्च करने के लिए कहा है ताकि फाइनेंस जो है वो किसानों को दिया जा सके। मतलब इस किसान सफलता कार्ड जो है इसके थ्रू जो है वो किसान अपनी इनपुट्स खरीद सकते हैं। और ये है स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एग्री मंडी है जो स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने इस एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड को लॉन्च किया ताकि जो किसान हैं वो कुछ पैसा ले सकें इस कार्ड के थ्रू, और वो अपना जो भी इनपुट लगेगा अपने खेत के अंदर तो उसको यहाँ से पूरा कर सकें। तो इसमें आप कह सकते हो कि प्री हार्वेस्ट, फसल काटने से पहले भी आप इसको पैसे को यूज कर सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो जितने भी एक्सपेंसेस आपके फार्म से लेके वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज के साथ ताकि बैंक्स का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट जो है वो हम आगे लेके जा सकें। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है? एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो एक्सिस बैंक ने पे नियर बाय टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है ताकि क्रेडिट ग्रोथ हो सके। मतलब पे नियर बाय टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सिस बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को पूरा करेगा, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं उनको जो स्पेशली निर्देश दिए गए हैं कि 40% पैसा आपने प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर ही देना है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है वो गरीबों को देना है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देना है, एमएसएमईज में देना है, एजुकेशन सेक्टर में लगाना है। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो बताए हुए हैं आरबीआई की तरफ से। तो इस पार्टनरशिप के थ्रू एक्सिस बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचेगा, इवन उन एरियाज में भी जहां पे वो नहीं है। और किसकी मदद से? पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज की मदद से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली वारे एनर्जीज के साथ टाई अप किया है ताकि सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस मिल सके। मतलब वारे एनर्जी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स की। तो इसका मतलब सोलर फोटोवोल्टिक जो पैनल्स होंगे वो वारे एनर्जी प्रदान करेगी, और फाइनेंस जो है वो कौन प्रदान करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वारे एनर्जी जो है वो अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग जो है वो सोलर प्रोजेक्ट्स को देगी। वो एसबीआई की एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम। इसके थ्रू जो है वो वारे एनर्जी पैसा जो है प्रदान करेगी, और वो पैसा एसबीआई की तरफ से आएगा और सोलर प्रोजेक्ट जो है वारे एनर्जी की तरफ से दिया जाएगा। तो इसमें वारे एनर्जी जो है वो 500 करोड़ रुपया जो है वो सूर्य शक्ति प्रोजेक्ट का यूज करेगी और कई तरह के लोन प्रोवाइड करेगी एसबीआई के थ्रू सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो इससे क्या होगा? हमारे सोलर्स के जो टारगेट हैं वो भी पूरे होने की बिल्कुल उम्मीद है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अपना एक नया इंडिविजुअल पेंशन प्लान लॉन्च किया है जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है और यूनिट लिंक्ड प्लान है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो यहाँ पे क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा। और इस प्लान का नाम क्या है? LIC न्यू पेंशन प्लस। न्यू पेंशन प्लस याद रख सकते हो। LIC ने इसको स्टार्ट किया है और ये नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड प्लान है। इसको आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस वीक सेलिब्रेशन चल रही है 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में, इसलिए इसको उस टाइम पीरियड पे लॉन्च किया गया। तो इसमें एंट्री एज मिनिमम 25 है, मैक्सिमम जो है वो कितनी है? 75 ईयर्स।
पॉलिसी का मिनिमम टाइम पीरियड 10 साल का है, मैक्सिमम जो है वो 42 साल का है। तो न्यू पेंशन प्लस प्लान जो है वो किसने लॉन्च किया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। Which company recently received the direct insurance broking license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India, ताकि वो लाइफ इंश्योरेंस सेल कर सके और जनरल इंश्योरेंस भी सेल कर सके। तो मतलब उनको एक ब्रोकिंग लाइसेंस जो है वो IRDAI की तरफ से मिल चुका है। और ये नई कंपनी हमारे पास कौन सी है? लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक इंश्योरेंस डिवीजन है लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज की, उनको डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस जो वो मिल चुका है IRDAI की तरफ से। अब वो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। इसका मतलब जो अंडर सर्व्ड मार्केट है हमारे पास, या आप कह सकते हो जिन लोगों तक इंश्योरेंस अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां तक इंश्योरेंस पहुंचाने का काम जो है वो लॉर्ड मार्क इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और इनका पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका नाम है पॉलिसी किंग। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने बैंक ऑन व्हील्स नाम से जो है कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है विलेज गोतेश्वर गांव में, गुजरात के अंदर, ये अहमदाबाद में है। तो वहां पे उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नाम याद रखना है, बैंक ऑन व्हील्स, और ये स्टार्ट किया है HDFC बैंक की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा। और बैंक ऑफ व्हील्स जो है ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो लोगों को पहुंच सकें वहां पे जहां पे बेसिकली बैंक की ब्रांचेस नहीं है, वहीं पे आप बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हो, खास करके गांव के अंदर। तो बैंक ऑफ व्हील्स आप कह सकते हो कि गांव में 10 से 25 किलोमीटर के आसपास जो है वो खड़ा होगा। एक लाइक आप कह सकते हो कोई ऑटोमोटिव व्हीकल होगा जिसके ऊपर इसको जो है वो सारी की सारी सर्विसेज दी जाएंगी। तो वहां पे लोग जाके अपनी बैंकिंग सर्विसेज जो है वो क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। और बैंक का मेन प्लान ये भी है कि हम 3 अलग अलग जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगाएं, जो कि 68 रूरल ब्रांचेस में जो है वो गुजरात के लगाया जाएगा, जिसमें अडल्ट्स भी शामिल होंगे, बच्चे भी शामिल होंगे, और इसमें 136 गांवों को शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज लोगों तक पहुंचेंगी। तो हर गांव को कवर करने की कोशिश जो है वो इसमें की गई है HDFC बैंक की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी को रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल चुका है ताकि वो म्यूचुअल फंड भी जो है वो सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बिजनेस में वो उतर सकते हैं? और ये कंपनी है हीलियोस कैपिटल मैनेजमेंट इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिसके फाउंडर और मैनेजर हैं समीर अरोड़ा जी। तो उनको ये परमिशन जो है वो दी गई है कि वो म्यूचुअल फंड सेगमेंट के अंदर आप जो है वो आगे आ सकते हैं। और हीलियोस कैपिटल को जो कि बिजनेस पोर्टफोलियो है उनका मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर, उन्होंने म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था 2021 में। तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आप कह सकते हो उनको अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। अब नए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स जो है वो आप हीलियोस कैपिटल के मार्केट में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने एक प्लान लॉन्च किया है स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सोल्यूशन प्लान, जो कि एक 3-in-1 प्लान है। तो इस कंपनी का नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सोल्यूशन प्लान लॉन्च करती है, जो कि एक 3-in-1 प्लान है। इसके अंदर हेल्थ के बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब हेल्थ का जो लाइफ कवर होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी ऑप्शंस आपको दी जाएंगी। तो इसमें एक तो आपको अर्निंग हो जाएगी, साथ ही साथ जो है वो आपका इंश्योरेंस भी जो है वो कवर हो जाएगा। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सोल्यूशन जो है वो आपको दिया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से कुछ पैसे कमिट किए गए कि इतना पैसा हम ग्रीन कॉजेज के ऊपर लगाएंगे, एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर हमने फोकस करना है, और ये इंडिया में लगाएंगे अगले 5 साल तक। कितने रुपए लगाएंगे? 125 करोड़ रुपए अगले 5 साल में जो है वो HSBC बैंक जो है वो लगाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन के अंदर। और ग्रीन इनिशिएटिव्स का मतलब यही है कि बेसिकली ये पैसा खर्च करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना पैसा जो है वो खर्च करेंगे ताकि इसको हम अडेप्ट कर सके किसी न किसी तरह से। और साथ ही साथ हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, जैसे सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस बैंक का नाम बताना है जो कि ऐसा पहला बैंक बन गया है इंडिया के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू करता है।
और ये इशू करता है किसके पार्टनरशिप के साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ। और सबसे पहला बैंक जो ई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू करने वाला है वो है एचडीएफसी बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडिया का ऐसा पहला बैंक बन गया है जो ई बैंक गारंटी जो है वो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज के माध्यम से लॉन्च कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप बहुत ही ज्यादा बैंक के साथ डील करते हो तो आपको बहुत ज्यादा पेपर्स देने पड़ते हैं बैंक में, बहुत ही लेंथी जो है वो आप कह सकते हो कि पेपर बेस्ड जो प्रोसीजर है वो खत्म हो जाएगा, प्रोसेसिंग फास्टर हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन हो जाएगा, इंस्टेंट आपकी सर्विसेज की डिलीवरी हो जाएगी, इंस्टेंट ही वेरिफिकेशन हो जाएगी और बहुत ही अच्छे लेवल पे सिक्योरिटी भी आपको प्रदान की जाएगी। और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो प्रोसीजर है ये कई ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तैयार किया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, तो इनकी मदद से इसको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, उस बैंक का नाम बताना है जिसने एक एमओयू साइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ताकि इंडिपेंडेंट रिसर्च की जा सके बैंकिंग एंड फाइनेंस के कई क्षेत्रों के अंदर। और ये बैंक फिर से कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। उसने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ टाई अप किया है ताकि हम जो है वो एक चेयर ही बना दें। कहां पे? एचडीएफसी बैंक चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इस इंस्टीट्यूट के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक चेयर जो है वो रिसर्च करेगी कई ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड हैं। तो एचडीएफसी बैंक की जो चेयर है ये इस कैंपस में होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जो कि कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। और बैंक जो है वो पूरा का पूरा स्पॉन्सर करेगा 5 साल तक, मतलब बैंक जो है वो इसके लिए फंड देगा। कितने फंड देगा? 6.75 करोड़ रुपीस जो है वो इस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रदान करेगा। और इनका एक आप कह सकते हो ब्लॉक जो है वो कहां पे बना दिया जाएगा? एचडीएफसी बैंक रिसर्च का इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस बैंक का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है द सैंड बॉक्स, और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बेटर वर्ल्ड नाम से, जो कि एक इंटरेक्टिव मेटावर्स एक्सपीरियंस, एक वर्चुअल वर्ल्ड है। और ये बैंक है डीबीएस बैंक। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। डीबीएस बैंक जो कि एशिया का मेजर फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक है, वो सैंडबॉक्स के साथ टाई अप करता है ताकि एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो लॉन्च किया जा सके, और इसका नाम होगा डीबीएस वर्चुअल वर्ल्ड। और आपने याद रखना है मेटावर्स जो है वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो अपने घर पे बैठे बैठे ही कई चीजों का आनंद ले सकते हैं। एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ हम जा सकते हैं जिसमें कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जा सकता है। और इस पार्टनरशिप के तहत डीबीएस बैंक ऐसा फर्स्ट सिंगापुर का बैंक बन चुका है जो कि सैंडबॉक्स के साथ टाई अप करता है और मेटावर्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ता है। अब इस एग्रीमेंट के थ्रू डीबीएस बैंक जो है सैंडबॉक्स के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में कुछ लैंड जो है वो खरीदेगा, वर्चुअली लैंड खरीदी जाएगी इसके ऊपर, और अपना एक बहुत ही अच्छा जो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर उसमें बनाएगा जिसमें लोग घर बैठे ही डीबीएस बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और ब्रांच विजिट कर सकते हैं घर पे बैठ के ही। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है ओपन डोर प्लेटफॉर्म, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है ताकि आप घर को खरीद सके और आपकी हेल्प हो सके घर खरीदने में। और ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? स्क्वायर यार्ड कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है? एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एक्सिस बैंक और स्क्वायर यार्ड दोनों कंपनीज ने मिलकर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नाम जरूर याद रखना है, ओपन डोर प्लेटफॉर्म। और पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा जिसमें आपको घर ढूंढने में हेल्प की जाएगी, आपको परचेज करने में हेल्प की जाएगी, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मतलब स्क्वायर यार्ड आपको घर दिलाने में हेल्प करेगा और उसकी फाइनेंसिंग करने का काम कौन करेगा? एक्सिस बैंक करेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली एक प्लान लॉन्च किया आई सेलेक्ट गारंटेड फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान? ये नाम याद रखना है, आई सेलेक्ट गारंटेड फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान। और ये लॉन्च किया है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये एक इंडिविजुअल प्लान है, नॉन लिंक्ड प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, लेकिन सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों चीजें एक साथ जो है वो आपको मिलेंगी इस प्लान के अंदर, इसलिए इसका नाम है गारंटेड फ्यूचर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 स्पेशल फीचर हैं, एक तो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा और एक साथ ही बूस्ट योर मैच्योरिटी प्लान भी है इसके अंदर। मतलब एक तो आपको जो है वो लाइक फ्यूचर के अंदर पैसे जो है वो मिलेंगे और साथ में आपकी मैच्योरिटी भी जो है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी।
तो इसमें कई तरह के अलग अलग प्लान्स हैं जो कि आप आई सिलेक्ट गारंटेड फ्यूचर के अंदर बाय कर सकते हैं। तो सिंपली याद रखना, आई सिलेक्ट गारंटेड फ्यूचर कैनेडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली DWS ग्रुप के साथ टाई अप किया है ताकि वो यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो लॉन्च कर सकें। सिंपली क्वेश्चन को स्लाइड से याद रख सकते हैं और ये कंपनी है निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इन्होंने DWS ग्रुप के साथ साइन अप किया है ताकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो सके, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रदान कर सकें, ताकि जो यूरोपियन लिस्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें ट्रेड किया जा सके, मतलब ETF में ट्रेड किया जा सके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ट्रेड किया जा सके, लेकिन ये यूरोपियन लिस्टेड होंगे। तो इस कोलैबोरेशन के तहत जो DWS ग्रुप के जो भी क्लाइंट्स होंगे उनको इंडियन बॉन्ड मार्केट का पूरा जो है वो लाभ मिलेगा। मतलब इंडियन जो बॉन्ड मार्केट है उसकी पूरी की पूरी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी किसके थ्रू? निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के थ्रू। DWS ग्रुप के जो क्लाइंट्स हैं अब वो इंडियन बॉन्ड मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो यूरोप में लिस्टेड है, और निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट उसमें हेल्प करेगा। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर नाम से एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, और ये लॉन्च किसने किया है? ये किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और ये एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि क्लाइंट्स को अपने प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज करने की सहायता देते हैं, और साथ ही साथ इस प्लान के अंदर जो है वो आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्लान है जो कि प्योर रिस्क प्रीमियम या सेविंग लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस पे आपको मिलेगा। सिर्फ नाम याद रखना है, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। हमने कोई प्लान याद नहीं करना, लेकिन नाम जरूर याद रखना है, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर HDFC लाइफ। उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने गूगल क्लाउड के साथ टाई अप किया है ताकि इंश्योरेंस डिजिटाइज कर सके, पूरी की पूरी इंश्योरेंस परचेजिंग इंडिया के अंदर डिजिटाइज हो सके। और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है? HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, सेकंड इसका आंसर होगा। तो HDFC आर्गो जो है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है। इसने गूगल क्लाउड के साथ टाई अप किया है ताकि ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बना सकें जिसमें इंश्योरेंस परचेजिंग और सर्विसेज दोनों चीजें जो है वो डिजिटलाइज हो जाएं। क्योंकि HDFC आर्गो का एक टारगेट है कि 2024 तक हम कंप्लीटली जो है वो क्लाउड पे आ जाएंगे। मतलब कोई भी फिजिकल इंश्योरेंस बेसिकली नहीं होगा, जो भी होगा वो क्लाउड के बेसिस पे ही किया जाएगा, ऑनलाइन ही किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है जो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम खजाने 2 के साथ टाई अप करता है? सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है, सिंपल आंसर है कर्नाटका बैंक जो है वो इसके साथ टाई अप करता है। इसका मतलब कि जो है कि जो खजाने 2 से जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसके अंदर जो है वो पैसा दिया जाएगा वो सारा का सारा कर्नाटका बैंक के थ्रू भी दिया जा सकता है। तो इस इंटरफेस के थ्रू जो खजाने 2 है, बैंक जो है वो कई कई स्कीम्स को जो है वो स्पॉन्सर भी करेगा, साथ में कई तरह के कैश बेनिफिट्स जो है वो लोगों को प्रदान करेगा ताकि उन लोगों तक स्कीम का लाभ पहुंच सके जिनको इन स्कीम्स की जरूरत है। तो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए चल रही हैं वो कर्नाटका बैंक के थ्रू भी की जा सकती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर जो है वो 5 ट्रिलियन रुपीस का जो एक बहुत बड़ा पायदान है उसको क्रॉस कर लिया है? तो 5 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। पहली बार इस बैंक की इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई है। बहुत ही अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो 5 ट्रिलियन से ऊपर जो है वो मार्केट वैल्यूएशन चली गई है क्योंकि SBI के शेयर जो है वो अपने रिकॉर्ड हाई प्राइस पे थे। 564.45 रुपीज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के अंदर। और अगर एक डाटा देखें तो SBI 7th ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, 7th नंबर की ऐसी पोजीशन आ चुकी है उसकी ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन है या उससे ऊपर हो चुकी है। तो पूरे इंडिया की 7th नंबर पे ऐसी पोजीशन है। और SBI जो है बैंकिंग सेक्टर में तीसरे नंबर की ऐसी कंपनी है जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि पहले नंबर पे जो HDFC है, HDFC की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 8 ट्रिलियन रुपीस है, और दूसरे नंबर पे ICICI है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 6.33 ट्रिलियन रुपीस है। और पिछले 3 महीनों के अंदर SBI का जो मार्केट शेयर है वो 26% से ज्यादा बढ़ा है।
जबकि आप कह सकते हो लगभग 14% के आसपास बढ़ता था, लेकिन 26% से ज़्यादा राइज हुआ है, तो इसलिए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अब बढ़ चुकी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक 6 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सके वेंचर कैपिटल में या प्राइवेट इक्विटी में। किस तरह से बढ़ाएं, उसके लिए सुजेशन चाहिए। इस कमेटी को कौन चेयर करेगा? 6 मेंबर की कमेटी है, चेयर करेंगे एम दामोदरन। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। मेन मकसद यही है कुछ ऐसी चीजें बता सकें जिससे हम वेंचर कैपिटल बढ़ा सकें या प्राइवेट इक्विटी जो है वो बढ़ा सकें, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो निर्मला सीतारमन जी ने जो रिसेंटली बजट पेश किया था 2022-23 का, उसमें इन बातों को डिस्कस उन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की है skit.ai के साथ, ताकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल वॉइस एजेंट जो है वो लॉन्च कर सकें। मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी की सहायता करेगा ये डिजिटल वॉइस एजेंट, क्योंकि कस्टमर्स ने कुछ भी जानना है तो इस वॉइस एजेंट के थ्रू जो है वो अपनी बात वहां पे रख सकते हैं और ये उसको आंसर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। कौन बना के देगा ये डिजिटल वॉइस एजेंट? skit.artificial intelligence, और ये कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी है skit.ai जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है, तो वो एक वॉइस एजेंट जो है वो बना के देगी जो कि हेल्प करेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की उनके कस्टमर्स को लेके, क्योंकि अपनी हेल्थ का, इंश्योरेंस का या मोटर इंश्योरेंस का अगर आप क्लेम जानना चाहते हो तो इस वॉइस एजेंट के थ्रू ही आप जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कि अगर वो आईपीओस इशू करना चाहते हैं, अपने पैसे को और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या गाइडलाइंस हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो हमने ढूंढनी है। तो आरआरबी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो रिलीज करना चाहते हैं, अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम जो है वो 100 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए पिछले 5 साल के अंदर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 100 करोड़ नहीं है, 300 करोड़ है, और वो पिछले 5 साल के अंदर नहीं, 3 साल के अंदर है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर होनी चाहिए, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 9% है, और वो पिछले 3 साल के अंदर ऐसा चेक करेंगे हर साल के अंदर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। और आरआरबी जो है उसके पास मिनिमम रिटर्न इक्विटी के ऊपर 10% होनी चाहिए पिछले 5 सालों में 3 साल के अंदर, और साथ ही साथ मिनिमम रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 0.5% होनी चाहिए पिछले 5 सालों में 3 साल। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर पूछा था, तो करेक्ट तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 5 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द इंश्योरेंस कंपनी जो कि रिसेंटली पार्टनरशिप करती है पेटीएम के साथ, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर सकें। मतलब सिंपल है कि पेटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देख सकते हो। पेटीएम पे उसको खरीदा जा सकता है, मतलब डिजिटली उसको खरीदा जा सकता है। और ये हमारे पास कंपनी कौन सी है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो पहले इन्होंने पॉलिसी बाजार के साथ टाई अप किया, अब ये अपनी रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी को बेचने के लिए पेटीएम के साथ टाई अप जो है वो कर रहे हैं। इस पॉलिसी को मई 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 3 प्लान हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस, पावर और प्राइम, ताकि कस्टमर अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकें और अपने प्लान का बेनिफिट ले सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसेंटली अलाउ करती है भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, ताकि ग्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंस जो है वो की जा सकें? और ये हमारे पास कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस जो है वो रिसीव की जा सकती है अंडर द रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट, जो कि केवाईसी के तहत किया जा सकता है। और जिन अकाउंट्स के अंदर केवाईसी किया हुआ है वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो इस फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस का लाभ उठा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है वो की जा सकती है, इनवर्ड रेमिटेंस की जा सकती है अगर केवाईसी जो है वो पूरा है उस अकाउंट का। तो इन्होंने कह दिया कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है वो क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंस करने के लिए अब आजाद है। तो आरबीआई का ये बेसिकली इन्होंने अलाउ किया है अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द FEMA एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एज पर दी वराइथ रिसर्च, इंडिया जो है वो कौन सी कंट्री का बिगेस्ट लेंडर बन गया? मतलब इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो 2022 में दिया है, और लगभग 377 $377 मिलियन जो है वो हमने उस कंट्री को लोन दिया है।
और ये इंडिया बन गया सबसे बड़ा लैंडर श्रीलंका का। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो श्रीलंका ने टोटल 2022 में जो है वो इंडिया से 377 मिलियन डॉलर जो है वो ऐसे लोन लिया है, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस को भी इंडिया ने सपोर्ट किया है और इकोनॉमिक अनरेस्ट जो है वो उसको भी बेसिकली सपोर्ट किया है। क्योंकि श्रीलंका ने टोटल जो पैसा लिया है वो लगभग 968 मिलियन डॉलर लिया है, जिसमें से इंडिया का जो शेयर है वो 377 मिलियन डॉलर है। तो इंडिया लार्जेस्ट बाइलेटरल लैंडर है श्रीलंका का। और अगर इंडियन हाई कमीशन की माने तो इंडिया अब तक 4 बिलियन डॉलर जो है वो दे चुका है श्रीलंका को एज ए क्रेडिट सपोर्ट 2022 तक के डाटा के अकॉर्डिंग। तो याद रखना है श्रीलंका का सबसे बड़ा लैंडर जो है वो इंडिया है। अगला आते हैं, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है रिसेंटली जिसने पार्टनरशिप की है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ताकि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी जो है वो किया जा सके। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए रेपको होम फाइनेंस के साथ टाई अप किया है एडलवीज जनरल इंश्योरेंस ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो इसका मतलब जो ये एडलवीज जनरल इंश्योरेंस है ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोटेक्शन कवर देंगे। कौन सी कंपनी को? रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड को, ताकि जो कस्टमर्स हैं रेपको होम फाइनेंस के वो अपनी प्रॉपर्टी को लेके जो है वो सुनिश्चित हो जाएं। तो कल को मतलब आप कह सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बिक रही है किसी भी तरह से, तो अलग अलग प्लान्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अगर इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक रिसेंटली टाई अप करता है, एक कॉपरेशन एग्रीमेंट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जा सकें। मतलब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो सकें, एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव मेथड निकाला जा सके, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड का कुछ भी हो सकता है। और ये सेंट्रल बैंक है सिंगापुर का, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। और ये सिंगापुर का सेंट्रल बैंक है जो कि पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट सिंगापुर की रेगुलेट करता है। उन्होंने IFSCA के साथ टाई अप किया है ताकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो सके। तो मतलब अपनी अपनी ब्रांच इनकी है, मतलब एक मॉनेटरी है, एक आप कह सकते हो मार्केट है पूरी की पूरी। तो दोनों के दोनों मिलकर इस क्षेत्र के अंदर रिसर्च करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उस बैंक का नाम बताना है जो कि रिसेंटली पार्टनरशिप करता है रेमिटली के साथ, ताकि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो इंडिया में पैसा जो है वो भेज सकें विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब कोई भी प्रॉब्लम के बिना वो इंडिया में पैसा भेज सकें और पूरी सिक्योरिटी के साथ इंडिया में पैसा भेज सकें। और ये बैंक है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेमिटली के साथ टाई अप किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप फॉरेन में हैं और रेमिटली का यूज कर रहे हैं तो रेमिटली जो है वो इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आपके पैसे जो है वो डाल देगा, क्योंकि रेमिटली जो है वो 17 कंट्रीज में अभी चल रहा है। तो रेमिटली जो है वो रेमिटेंस रिसीव करेगा और फिर SBI के अपने अकाउंट में डाल देगा, क्योंकि SBI के साथ टाई अप उन्होंने किया है। वो NEFT के थ्रू डाल सकते हैं, RTGS के थ्रू डाल सकते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट कर सकते हैं, ये चॉइस है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है वी केयर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, जो कि खत्म होने वाला था, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए था, लेकिन अब उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। उसका टाइम पीरियड कर दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बाकी फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा मिलता है और इसका नाम है वी केयर। याद रखना है SBI ने इसको लॉन्च किया था इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए, ताकि एक उनको इनकम आती रहे लॉन्ग टर्म तक और उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहे। इसका मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो 5 साल का है फिक्स डिपॉजिट का, और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 10 साल का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सितंबर 2022 में फेडरल बैंक और कौन से बैंक ने मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि किसान क्रेडिट कार्ड को जो है वो डिजिटलाइज किया जा सके 2 क्षेत्रों में। मतलब 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ये लॉन्च करेंगे। तो फेडरल बैंक बेसिकली लॉन्च करेगा इसको तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा बैंक है हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो लॉन्च करेगा इसको मध्य प्रदेश के अंदर। तो फेडरल बैंक का टाई अप है तमिलनाडु के साथ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टाई अप है मध्य प्रदेश के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि एक किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन लेके आने की कोशिश की जा रही है, उसको डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो किसान हैं वो इसका ऑनलाइन ही लाभ उठा सके, और उनको डिजिटल लिटरेसी भी जो है प्रदान की जा रही है ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और इसको लॉन्च किया है मैनी मैकलाई, जो कि MD और CEO हैं UBI बैंक की, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, और इसको मध्य प्रदेश में सबसे पहले लॉन्च किया गया।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट रिसेंटली ऐसा पहला इंस्टीट्यूट बन गया है जो कि एक ऐसा नेटवर्क बनाता है लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी को लेके, ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रिमोट प्लेसेस में भी मिल सके, मतलब जो दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज मिल सके लॉन्ग रेंज रेडियो सर्विसेज का यूज़ करके। और ये इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आंसर क्या होगा इसका? दूसरा। तो इस इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि रिमोट एरिया में जो लोग रह रहे हैं, हिली एरियाज में रह रहे हैं या फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं, तो कोई भी सैटेलाइट सिग्नल के बिना भी वो बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा पहला इंस्टीट्यूट बन गया है पूरे वर्ल्ड का, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। और ये नई डेडिकेटेड जो लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क है, इसमें बहुत ही कम पैसे खर्चने पड़ते हैं और बैंक्स जो है वो अपना प्राइवेट ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है वो बेच सकते हैं लोगों को, उसके थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो की जा सकती हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास इंटरनेट हो ही हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी बैंक फाउंडेशन रिसेंटली पार्टनरशिप करती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ, ताकि रेड पांडा ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन जो है वो प्रोग्राम चला सकें, जिसमें रेड पांडास को कंजर्व किया जाएगा सिक्किम और वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे था जो हर साल थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है सितंबर के महीने में, ताकि रेड पांडास को हम किसी तरह से बचाने का काम कर सकें। और एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर, जो कि कहाँ पे है? गैंगटॉक सिक्किम के अंदर, ताकि इंटरनेशनल रेड पांडा डे को सेलिब्रेट भी कर सकें और इसके ऊपर फोकस भी कर सकें कि किस तरह से हमने उसको कंजर्व करना है। तो बेसिकली फोकस किया जाएगा कंचनजंगा एरिया के अंदर सिक्किम में, और वेस्ट बंगाल के अंदर एक तो कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है, कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, और एक दार्जिलिंग एरिया, जहां पे रेड पांडास के हैबिटेट को बचाने की कोशिश जो है वो की जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सितंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक बोर्ड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरफ से कुछ लोन अप्रूव किया गया है, कितनी अमाउंट का, ताकि वो पंजाब को ये लोन दे सकें, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें और लोगों को बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रदान कर सकें, मतलब अपने सिस्टम को बेहतर बना सकें। तो ये टोटल पैसा है $150 मिलियन का। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ये लगभग 1200 करोड़ रुपए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट को दिए गए हैं, ताकि फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा कर सकें और पब्लिक सर्विसेज को बेहतर कर सकें। और इस लोन को चुकाने का जो टाइम पीरियड है वो 15 साल का है और इसमें ग्रेस टाइम पीरियड दिया गया है 6 महीने का। और नए प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक इंडिया की मदद से जो अब लॉन्च करेगा पंजाब गवर्नमेंट, और साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट की प्लानिंग, बजटिंग और मॉनिटरिंग फंक्शंस के अंदर जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्ल्ड बैंक उसको बेहतर बनाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कौन से बैंक के ऊपर से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क हटा दिया है? जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो हटा दी हैं, और ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? दूसरा होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट के अंदर डाला गया था 2017 में, क्योंकि इसका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, जो लोन के ऊपर जो पैसा आ रहा था वो नहीं आ रहा था क्योंकि लोग लोन नहीं पे कर रहे थे, तो इसके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जो इसके एसेट्स थे उसके ऊपर रिटर्न भी बहुत कम आ रही थी। तो आरबीआई ने कहा कि भाई अब आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आओगे, मतलब हम आपके ऊपर अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाह रखी जाएगी। लेकिन अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट है वो अच्छा हुआ है, जिसके कारण इसको इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से अब निकाल दिया है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन से पॉइंट्स इसमें से करेक्ट हैं अगर रिसेंटली इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए हैं तीसरे एडिशन में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 के अंदर? तो ये तीसरा एडिशन है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का। तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है वो इसमें लॉन्च की गई हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी, और रुपे नेटवर्क के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है कि क्रेडिट मार्केट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डेबिट कार्ड और बैंक्स जो हैं वो पहले ही यूपीआई के साथ लिंक है, मतलब वो यूपीआई यूज कर सकते थे। रुपए क्रेडिट कार्ड्स भी जो हैं वो लिंक कर दिए गए हैं, मतलब अब आप क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है या क्रेडिट कार्ड भी जो है वो यूपीआई के साथ लिंक जो है वो किया जा सकता है। पहले क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक नहीं किया जा सकता था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। शक्तिकांत दास जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा है कि अगर छोटी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करनी है तो आप वॉलेट में पैसा डालें और वो यूपीआई लाइट के माध्यम से आप कर सकते हैं। मतलब यूपीआई लाइट छोटी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए तो आप वॉलेट में पैसा ऐड कर लें और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी सही है स्टेटमेंट।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि अब क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है वो की जा सकती है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम यूज करके आप बाहर भी पैसा जो है भेज सकते हैं, वहां से रिसीव कर सकते हैं। तो आंसर ये भी जो है वो सही है। तो इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट सही होने के कारण आंसर जो है वो इसका 1 होगा। अगला आते हैं, कौन सा बैंक रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है जिसका नाम है एवरीडे सेविंग अकाउंट, जो कि एक डेली सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाएगा, जो कस्टमर्स के निगाह भी रखेगा कि कहां पे पैसा वो स्पेंड कर रहे हैं और वो डेली की डेली आपको बताएगा कि भी कितना पैसा आपने सेव किया है। और ये है कोटक महिंद्रा बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। उन्होंने डेली बेसिस पे एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है एवरीडे सेविंग अकाउंट। तो एक यूनिक सेविंग अकाउंट है जो कि कस्टमर्स को खर्चा भी बताएगा और डेली सेविंग भी बताएगा। तो इसके अंदर हर रोज जो है वो रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड जो है वो दिया जाता है, ताकि इसमें कितने जो है वो टाइम में आप इस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो 30 ट्रांजैक्शंस अगर आप इसमें कर लेते हो किसी भी वैल्यू की पूरे महीने में, या फिर आपके जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। मतलब जो आपके कार्ड के चार्जेस हैं वो क्या कर दिए जाएंगे? वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। जो मिनिमम पैसा आपने अकाउंट में रखना है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। या फिर आप एवरेज मंथली बैलेंस 20,000 अगर रखोगे तो भी ये चार्जेस आपके वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। तो मतलब आपने ये सारी चीजें नहीं जाननी, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डेली सेविंग अकाउंट जो वो किसने लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, ताकि एक सेव एनर्जी मिशन जो है वो लॉन्च किया जा सके। और ये स्टार्ट किया है आईआईटी मद्रास की मदद से कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। और इस पूरे मिशन का जो नाम होगा वो होगा कोटक कोटक आईआईटी एम सेव एनर्जी मिशन। आईआईटी मद्रास, कोटक महिंद्रा बैंक और सेव एनर्जी मिशन। तो यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने सेव एनर्जी मिशन का उद्घाटन किया है आईआईटी मद्रास कैंपस के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु में। और इसका मेन मकसद यही है कि कई एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं वो किए जा सके और उनको अडॉप्ट करने के बारे में बताया जा सके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। मतलब अगर कल को कोई एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम जो है वो लगाना है किसी एमएसएमई ने, तो आईआईटी मद्रास उसकी हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे उनको गाइड करेगा, फाइनेंस जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? अगर आरबीआई की डायरेक्शन देखें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेके, जो कि टीयर 3 और टीयर 4 कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो टीयर 4 कैटेगरी बेसिकली वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसकी 10,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, तो उनको कहा गया है कि आपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है 1 अप्रैल 2023 तक। 1 अप्रैल 2023 तक, बिल्कुल सही है। और टीयर 3 वाले जिनका डिपॉजिट 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ के बीच में है, तो उनको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है 1 मई 2023 तक। लेकिन ये गलत है, 1 मई नहीं है, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2023 तक उन्होंने अपॉइंट करना है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, सही नहीं है, हमने सही कर दिया इसको। और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो होगा उसका टाइम पीरियड जो है वो एटलीस्ट 3 साल का होगा ही होगा, 3 साल का होगा। तो ये बात जो है वो यहाँ पे सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली बी है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे सेकंड होगा। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशली बताया है कि जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि डेफिसिट के अंदर चली गई है। इसलिए आरबीआई ने 218 बिलियन इंडियन रुपीस जो हैं, मतलब लगभग 2.73 बिलियन डॉलर जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाले हैं। और ओवरनाइट रेट्स भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और 1 डे कॉल मनी रेट जो है वो बढ़ चुका है, 5.85% तक पहुंच गया है, जो कि जुलाई के बाद से हाईएस्ट है। तो आंसर आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अप्रूव किया है कि आप हमारे स्ट्रेस्ड एसेट जो कि 48,000 करोड़ के हैं वो ले सकते हैं, और ये दिए गए हैं जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है? यस बैंक। तो यस बैंक के जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं 48,000 करोड़ रुपए के, वो किसको ट्रांसफर किए गए हैं? जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। और यस बैंक ने साथ ही साथ 19.99% मतलब लगभग 20% का जो हिस्सेदारी है जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, उसमें भी अपना स्टेक जो है वो ले लिया है। अभी उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं आई हैं, लेकिन अदरवाइज उन्होंने इसको खरीद लिया है। और जेसी फ्लावर्स जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो यस बैंक के इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो है वो ऑक्शन के थ्रू ले लेती है 11,000 करोड़ के लगभग, क्योंकि एक चैलेंज ऑक्शन प्रोसेस हुआ था, स्विस चैलेंज ऑक्शन प्रोसेस, उसके अंदर इन्होंने 48,000 करोड़ के इन एसेट जो स्ट्रेस एसेट थे उसको 11,000 करोड़ में जीता है।
तो आपने याद रखना है यस बैंक के स्ट्रेस एसेट्स को अब कौन देखेगा, जेसी फ्लैट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देखेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली साइंड एन एमओयू, कौन से बैंक ने एक एमओयू साइन किया है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, ताकि पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके, ज्यादा से ज्यादा पेंशनर स्पर्श इनिशिएटिव का जो है वो लाभ उठा सकें। और ये दो बैंक हैं, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक एचडीएफसी है, और आंसर क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू जो है वो पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा स्पर्श इनिशिएटिव के थ्रू। जो 14,000 ब्रांचेस हैं इन दोनों बैंक्स की, तो उसके थ्रू जो है वो लोगों तक पेंशन बेनिफिट्स पहुंचाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि 32 लाख डिफेंस पेंशनर्स में से 17 लाख पेंशनर जो हैं वो स्पर्श प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े जाएं ताकि उनको पेंशन सुविधाएं मिल सकें, और ये सितंबर 2022 तक का टारगेट रखा गया था। लेकिन अभी 17 लाख जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे करके इसको पूरा किया जाएगा और सारे पेंशनर्स को जो है वो स्पर्श प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा ताकि पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की है एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड के साथ और लुलु फाइनेंशियल ग्रुप के साथ, ताकि यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विसेज जो है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं वो कर सकें। कौन से एरिया से इसको यूज किया जा सकता है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल रीजन से इसको यूज किया जा सकता है, और ये बैंक है फेडरल बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल रीजन में रह रहे हैं तो इसका मतलब आप इंडिया में अगर कोई बिल पे करना चाहते हैं तो आप फेडरल बैंक और लुलु फाइनेंस की मदद से जो है वो आप उसको कर सकते हैं। तो फेडरल बैंक लिमिटेड ने टाई अप किया है एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड के साथ, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है वो अलाउ कर दी है। तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो भी हमारे एनआरआईस वहां पे रह रहे हैं तो वो लुलु फाइनेंस की लुलु मनी एप्लीकेशन को यूज करके जो है वो डिजिटल मनी यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और अपने बिल्स को भी पे कर सकते हैं। तो वहीं पे बैठे बैठे आप इंडिया में अपने बिल्स को पे कर सकते हो, 2 फाइनेंशियल ग्रुप्स की मदद से, एक लुलु फाइनेंस और एक फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो रिसेंटली लॉन्च करती है इंडिया का फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड, फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड, और ये कंपनी हमारे पास कौन सी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो ये बेसिकली ऑटो इंडेक्स फंड है। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पता लग सके कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहां तक पहुंच चुकी है और कहां तक वो जा सकती है, या कितना नीचे गिर रही है या कितना ऊपर जा रही है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखने के लिए इस इंडेक्स को स्पेशली लॉन्च किया गया और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो इसको बढ़ने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने एक मल्टी ईयर डाटा एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया है रिफिनिटिव के साथ, ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जा सके और इनोवेटिव प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर चलाए जा सकें। और ये बैंक हमारे पास कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड। तो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो एक मल्टी ईयर डाटा एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट करता है। रेफिनिटिव एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड एक कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी पूरे इंडिया की और कई इनोवेटिव प्रोग्राम्स चलाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, स्पेशली होलसेल बिजनेस को लेके। तो इस मल्टी ईयर एग्रीमेंट के तहत एचडीएफसी बैंक जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और पूरी की पूरी तरह से इनोवेटिव सॉल्यूशंस एचडीएफसी बैंक को दिए जाएंगे ताकि वो अपनी ग्रोथ को आगे लेके जा सके और अपनी जो इनपुट कॉस्ट है उसको क्या कर सके, कम कर सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सितंबर 2022 में जापान बेस्ड मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप बैंक जो है वो अपनी कैपिटल को रेस करता है और अपनी इंडिया में ब्रांचेस को बढ़ाएगा। कितनी कैपिटल जो है वो इंडिया में और इन्वेस्ट करेगा ये जापान बेस्ड बैंक, तो 3,000 करोड़ रुपए वो और डाल रहा है अपने इस ग्रुप के अंदर, स्पेशली इन इंडिया। और 3,000 करोड़ डालने के बाद इसकी टोटल जो कैपिटल है वो 5207 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो मतलब ये अपने आप को इंडिया में और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है और ज़्यादा फाइनेंस जो है वो अपने क्लाइंट्स को देना चाहता है ताकि इसका जो पक्ष है वो इंडिया में मजबूत हो सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी पेमेंट कंपनी है जिसने रिसेंटली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ टाई अप किया है ताकि मर्चेंट जो पेमेंट्स हैं वो यूपीआई के माध्यम से हो सकें, क्यूआर कोड के माध्यम से की जा सकें। तो वो है टेरापे। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कंपनी जो है वो टेरापे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड्स के अंदर। तो उसने कोलैबोरेट किया है एनपीसीआई के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जो कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ, ताकि जो यूपीआई माध्यम है
और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में यूपीआई का यूज किया जा सके, और ये फॉरेन में भी अब यूज किया जा सकता है और बहुत सी कंट्रीज के साथ हम ये टाई अप कर चुके हैं। तो याद रखना है NIPL जो है वो NPCI का इंटरनेशनल पेमेंट मेथड है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्पेशली रोका गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि ना तो वो कोई रिकवरी कर सकते हैं, ना ही वो कोई रीपोजेशन एक्टिविटी कर सकते हैं अपने किसी आउटसोर्स अरेंजमेंट के साथ। मतलब ऐसे नहीं कि आपने किसी की रिकवरी करनी है, किसी बैंक की रिकवरी करनी है या कुछ और रिकवरी करनी है, तो आप किसी और के साथ टाई अप करके बैठे हो और आप उसको भेज रहे हो रिकवरी करने के लिए। तो ये बैन लगा दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। हालांकि वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनका यूज करके कोई रिकवरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपना कोई रीपोजेशन एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज के थ्रू वो कर सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉइज को यूज नहीं कर सकते। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि उनके पास ना तो अच्छी कैपिटल है, ना ही जितनी कैपिटल पड़ी है उससे कोई अर्निंग का कोई साधन मिल रहा है। तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नॉर्म्स को जो है वो सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको लागू कर रहे हैं, इसलिए उस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और ये कोऑपरेटिव बैंक हमारे पास कौन सा है? लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। और याद रखना है ये कहाँ का बैंक है? ये है शोलापुर का, जो कि कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि रिसेंटली एक अपना नया प्लान लॉन्च करती है ताकि सेविंग ओरिएंटेड लाइफ पॉलिसी भी हो और कैश बोनस बेनिफिट भी जो है वो आपको मिल सके। मतलब इस तरह के प्लान आ रहे हैं जिसमें आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी जो है वो साथ में मिलेगा। और इस प्लान का नाम है अक्षय प्लान, मतलब हो गया आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस अक्षय प्लान। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो अक्षय प्लान को एक सेविंग प्लान के थ्रू लॉन्च किया गया है, मतलब कह सकते हो इसमें आपको कैश बोनस भी मिलेगा और साथ में आपका लाइफ इंश्योरेंस भी जो है वो कवर किया जाएगा। तो इनकम भी साथ में होगी और साथ में आपका इंश्योरेंस भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सितंबर 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कहा गया कि वो कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं, और ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जिनकी नेट वर्थ एटलीस्ट कितनी हो? 100 करोड़ रुपए हो। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो ये सेबी ने स्पेशली कहा है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं वो कमर्शियल पेपर अब से इशू कर सकते हैं जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ जो है वो कम से कम है। और साथ ही साथ कमर्शियल पेपर आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह के शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनीज इशू करती हैं ताकि उनके पास फंड आ सके, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट अप टू 1 ईयर होता है। मतलब एक तरह के बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड इशू कर देंगे ये कंपनीज, तो लोग उसको परचेज करते हैं बॉन्ड्स को, तो पैसा कंपनी के पास चला जाता है, आपके पास बॉन्ड आ जाता है, तो उसमें कुछ होगा कि इतने टाइम के बाद आपको इतना इंटरेस्ट जो है वो उसमें दे दिया जाएगा। सितंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है गुजरात गवर्नमेंट को कुछ लोन, ताकि वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर बना सकें एक स्कीम के तहत, और वो स्कीम है सिस्टम रिफॉर्म इंडेवर्स फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन द गुजरात श्रेष्ठ जी प्रोग्राम। तो आपने याद रखना है श्रेष्ठ जी प्रोग्राम के तहत गुजरात सरकार को वर्ल्ड बैंक की तरफ से $350 मिलियन का लोन जो है वो दिया गया है ताकि वो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर कर सकें श्रेष्ठ जी प्रोग्राम के तहत। और ये लोन जो है वो 18 साल के लिए दिया गया है, इसकी मेच्योरिटी 18 साल की है और इसमें ग्रेस पीरियड जो है वो 5.5 साल का है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक रिसेंटली इंडिया का ऐसा पहला बैंक बन गया है जो कि आरबीआई से अप्रूवल ले लेता है कि वो एक स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट जो है वो गैज़प्रोम बैंक ऑफ रशिया के साथ खोलने जा रहे हैं ताकि ट्रेड सेटलमेंट कर सके इंडियन रूपी के साथ, इंडियन रूपी के अंदर। और ये बैंक है यूको बैंक। यूको बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो यूको बैंक ऐसा पहला बैंक बन गया है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लेता है कि रशियन बैंक गैज़प्रोम के साथ हम टाई अप करेंगे ताकि सेटलमेंट ट्रांजैक्शन जो है इस वॉस्त्रो अकाउंट के थ्रू कर सकें इंडियन रूपी के अंदर ही। मतलब इसमें कोई रशियन रूबल नहीं होगा, सिर्फ इंडियन रूपी के अंदर ही ये सारी सेटलमेंट की जाएगी। मान लो कोई यहाँ से ट्रेड हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, कोई सामान वापिस आ जाता है या चला जाता है, तो इसका मतलब वो सारी सेटलमेंट जो है वो इस वॉस्त्रो अकाउंट के थ्रू की जा सकती है। और आरबीआई ने स्पेशली एक सर्कुलर पेश किया है जिसमें कहा है कि इंडिया और कोई भी कंट्री जो है, चाहे वो श्रीलंका है चाहे रशिया है, वो इंडियन रूपी में जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ
ताकि वो क्लिक टू प्रोटेक्ट ऑप्टिमा सिक्योर प्लान जो है वो लॉन्च कर सकें। क्लिक टू प्रोटेक्ट ऑप्टिमा सिक्योर, और ये HDFC लाइफ के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जो कि इन्हीं का एक वेंचर है। तो ये बेसिकली सब तरह की प्रोटेक्शन जो है वो कस्टमर्स को देना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है क्लिक टू प्रोटेक्ट ऑप्टिमा सिक्योर। ये कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है और इसके ड्यूल बेनिफिट्स हैं, मतलब इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस भी जो है इसमें कवर किया जाएगा। और इसकी मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए है, मैक्सिमम जो है 2 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो किया जा सकता है। और इवन इसमें जो है वो अलग अलग तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी 50,000 रुपए से इसमें स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एथिकल हैकिंग लैब लॉन्च की है साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और ये बैंक है हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। ये बेसिकली साइबर इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है और इस लैब को लॉन्च किया है ए मैन्युमैकलाई ने, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक रिसेंटली पार्टनरशिप करता है यूबी प्लेटफॉर्म के साथ ताकि क्रेडिट असेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, और ये उस बैंक की मदद करेगा ताकि वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट्स हैं उसको पूरा कर सकें। और ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो यूबी का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोला जाता है यूबी को डॉट लैंड, यूबी को डॉट लैंड, जो कि को लैंडिंग प्लेटफॉर्म है यूबी का। तो ये एसबीआई के साथ मिलकर को लैंडिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हम प्रायोरिटी सेक्टर को पैसा दे सकें। और जब भी को लैंडिंग एक एग्रीमेंट होता है उसमें जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बेसिकली पार्टिसिपेट करती है वो कम से कम 20% पैसा तो देगी और बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसमें 80% मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा दे सकता है। तो ये गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से जारी की गई हैं और इवन इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो आपने याद रखना है एसबीआई और यूबी का ये टाई अप हुआ है। अगला आते हैं सितंबर 2022 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऐलान किया है कि वो एटलीस्ट इतना पैसा तो जो है वो 2022 से 25 के बीच में लगाएंगे ताकि फूड वेस्टेज को कम किया जा सके, फूड क्राइसिस को हम किसी तरह से सॉल्व कर सके एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। और कितना पैसा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक लगाएगा? ये $14 बिलियन जो है वो इसमें लगाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो ये 55th एनुअल मीटिंग थी एशियन डेवलपमेंट बोर्ड की, जो कि कहाँ पे हुई? मनीला, फिलीपींस के अंदर। तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम फूड सिस्टम को बेहतर बनाएंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अलग अलग एरियाज में। तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम $14 बिलियन जो हैं वो इसमें खर्च करेंगे। और इसमें 1.1 बिलियन पीपल जो लोग इसमें रह रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। उस बैंक का नाम बताना है जिसने खुशियों का त्योहार नाम से एक एनुअल फेस्टिव कैंपेन लॉन्च किया है ताकि इंटरेस्ट रेट होम लोन्स और कार लोन्स के ऊपर आपको अच्छे खासे दिए जा सकें ताकि आप इसका लाभ उठा सको। और ये प्रोग्राम लॉन्च करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। इसमें आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेंगे होम लोन्स के ऊपर और कार लोन्स के ऊपर, आपको डिस्काउंट मिलेंगे इन इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। मतलब जो होम लोन्स हैं वो 7.95% पर एनम के बेस पे रखे गए हैं जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग फीस या कोई भी चार्जिंग फीस नहीं होगी। और कार लोन्स भी इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखे गए हैं और इसको 25 बेसिस पॉइंट्स में, तो 0.25% आपको इसमें कंसेशन भी दिया जाएगा। तो ये है खुशियों का त्योहार बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में यूको बैंक और कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है? दो रशियन बैंक्स के साथ ताकि बिजनेसेस किया जा सके रशिया के साथ, और वो है गैज़प्रोम बैंक और पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक। और इंडिया और रशिया में ट्रेड जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, खास करके ऑयल का ट्रेड बढ़ रहा है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, तो इसलिए यूको बैंक और साथ में हमारे पास बैंक है येस बैंक, दोनों ने मिलकर टाई अप किया है गैज़प्रोम और पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ ताकि दोनों कंट्रीज में फॉरेन एक्सचेंज जो हो रहा है उन पेमेंट्स को सिक्योर किया जा सके और दोनों के बीच में फॉरेन पेमेंट्स जो है वो आराम से की जा सकें। तो फॉरेन पेमेंट्स पहले तो यूरो और फॉरेन करेंसी में अलाउड होती थी, लेकिन अब वॉस्त्रो अकाउंट खोल के आप उसको अपनी करेंसी में भी कर सकते हो, मतलब इंडियन रूपी में भी कर सकते हो, रूबल में भी उसको किया जा सकता है। कौन सा बैंक ऐसा बैंक बन गया जिसने सैमसंग के साथ टाई अप किया है ताकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकाल सके सैमसंग के लिए? और ये हमारे पास है एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो सैमसंग इंडिया ने पार्टनरशिप की एक्सिस बैंक के साथ ताकि एक्सिस बैंक उनके लिए को ब्रांडेड सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड निकाल सके वीजा प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो इसमें 10% कैशबैक जो है वो आपको दिया जाएगा। कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट अगर आप पूरे साल के अंदर खरीदते हो और साथ में चाहे वो ईएमआई पे खरीदते हो चाहे नॉन ईएमआई ट्रांजैक्शन है, तो आपको 10% कैशबैक जो है वो जरूर मिलेगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि वो कार्बन कैलकुलेटर जो है वो इंडियन कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना आपने कि मास्टर कार्ड से अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो मास्टर कार्ड उसमें आपको एक मैसेज देगा कि आपने जो चीज़ खरीदी है उसका कितना कार्बन इफेक्ट जो है वो पड़ेगा इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना आपने योगदान दिया है इन्वायरमेंट को खराब करने में। तो इसका मतलब बहुत ही कार्बन जो है वो हमने कम करना है इन्वायरमेंट से, तो इसीलिए इस तरह का कार्बन कैलकुलेटर नाम का एक आप कह सकते हो इनिशिएटिव मास्टर कार्ड की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो कितना योगदान है आपका कार्बन फुटप्रिंट के अंदर वो आप यहां से देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन को इन्वायरमेंट में छोड़ने से बच सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है लुलु इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर गोल्ड लोन रीपेमेंट के लिए? तो इसका मतलब क्या है कि आप गोल्ड लोन जो आपने लिया हुआ है वो पेमेंट जो है वो आप वहीं पे बैठे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, क्योंकि लुलु फाइनेंशियल ग्रुप जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, तो वहीं पे बैठे बैठे जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने गोल्ड लोन लिया हुआ है इंडिया में, लेकिन उनके रिलेटिव्स जो हैं या उनका कोई बंदा बैठा हुआ है यूएई में, तो वो गोल्ड लोन की पेमेंट जो है वहीं पे बैठा बैठा कर सकता है। और मुथूट फाइनेंस सबसे ज्यादा गोल्ड लोन जो है वो इंडिया में देते हैं। तो इसका मतलब एनआरआईज जो है वो ये सर्विस ले सकते हैं। 89 ब्रांचेज हैं लुलु एक्सचेंज की पूरे यूएई में। तो इसका मतलब वहां से बैठे बैठे जो गोल्ड लोन इंडिया में लिया हुआ है उनके रिलेटिव्स की तरफ से, वो वहां पे क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक रिसेंटली एक टाई अप करता है एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ और साथ ही एट रेडियस कंपनी के साथ, ताकि वो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस सोल्यूशन जो है वो प्रदान कर सके? और ये बैंक है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन को सिर्फ स्लाइड से याद रख लें कि एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस की तरफ से डीबीएस बैंक और साथ में एट रेडियस कंपनी के साथ टाई अप किया गया है, ताकि क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके या अकाउंट रिसीवेबल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। स्पेशली ये टाटा स्टील्स के साथ भी टाई अप किया गया है। और इस कोलैबोरेशन के साथ ही डीबीएस और एचडीएफसी आर्गो और एट रेडियस जो हैं वो कॉर्पोरेट्स के लिए, स्पेशली कॉर्पोरेट्स को लाइक आप कह सकते हो कि रिस्क फ्री अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो प्रदान कर रहे हैं और उनके जो रिसीवेबल्स हैं उनको इंश्योर कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ इतना के याद रखना है कि 3 कंपनीज के बीच में टाई अप हुआ है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव करती है फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद जो हैं वो लॉन्च कर सकें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर? और ये ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लिया है कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद भी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। तो फरवरी 2022 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया था सेबी से, लेकिन उसके बाद कुछ मॉक ट्रेडिंग सेशंस किए गए जो कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को लेके थे। एसबीआई इससे संतुष्ट हुआ और उनको अप्रूवल ऑफ फाइनल मिल चुका है। और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद है जो कि आपका फिजिकल गोल्ड अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको ये रसीद जो है वो सेबी की गाइडलाइंस के अंतर्गत मिलती है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आप गोल्ड जो है वो बेसिकली अगर सेलिंग और परचेजिंग के लिए खरीद रहे हो तो आप फिजिकल गोल्ड जो है वो वहां पे जाके जमा करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक एक गोल्ड रसीद मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप ट्रेड वहां से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। तो आई थिंक वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।